दोस्तों इस वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है इकोसिस्टम। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम नेचर की फंक्शनल यूनिट होती है। और क्या है, इकोसिस्टम ऐसी जगह का नाम है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ क्या है, इंटरेक्ट करते हैं। अब इकोसिस्टम दोस्तों टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर भी हो सकता है, एक्वाटिक यानी पानी पर भी हो सकता है। जमीन पर जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, और एक्वाटिक यानी पानी पर क्या होगा आपको पता ही है, पौंड यानी तालाब, लेक यानी झील हो गई, रिवर यानी नदियां, वेटलैंड यानी है ना, वेट मतलब गीला, आपको पता ही है। नेक्स्ट है मैन मेड इकोसिस्टम यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉप फील्ड यानी खेत। अब खेत इंसान ही बनाता है, नेचुरल नहीं होते हैं। एक्वारियम हो गया है ना, आप अपने घर में मछलियों का एक्वारियम आपका है तो वो मैन मेड है। नेक्स्ट हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करने वाले हैं। स्ट्रेटिफिकेशन को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए मान लो ये कोई जंगल है। अब जंगल में जाहिर सी बात है बहुत बड़े पेड़ भी होंगे, और जाहिर सी बात है उससे थोड़े छोटे पेड़ भी होंगे, और बिल्कुल भी छोटे छोटे पेड़ भी होंगे। ठीक है, अब इसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं कि ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मानी ये छोटे छोटे पेड़ की हाइट इतनी है, ठीक है, इनकी हाइट इतनी है, उससे छोटे सबसे बड़े पेड़ है उनकी हाइट इतनी है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, वो ये ट्री माने सबसे ऊपर, श्रब यानी उससे छोटे, हर्ब ग्रास बिल्कुल ही नीचे है जो हाइट में। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या होते हैं। तो इकोसिस्टम के चार कंपोनेंट है, प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और असल में इस पूरे चैप्टर में अपने को यही चार चीजें पढ़नी होती है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आखिरकार ये प्रोडक्टिविटी कैसे होती है। देखो जीपीपी यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये क्या है, देखो सनलाइट आई है और सनलाइट का यूज करके प्लांट्स ने क्या की है, फोटोसिंथेसिस की है। तो जो टोटल प्लांट्स ने जो टोटल खाना बनाया है उसको हम जीपीपी बोल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है प्लांट ने वो खाना बनाया है तो प्लांट भी उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो यूज करेगा। तो उस यूज को जो प्लांट ने अपने रेस्पिरेशन में यूज कर लिया उसको हम रेस्पिरेटरी लॉस बोल रहे हैं। और जो बाकी का बच गया वो किसके लिए अवेलेबल है, कंज्यूमर, यानी अगर कोई हिरण मान लो उस प्लांट को खाता है तो उसके लिए ये अवेलेबल है, जिसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको मिली है, मान लो हिरण को मिली है। अब जाहिर सी बात है हिरण उसमें से कुछ तो खुद के लिए भी यूज करेगा, तभी तो उसने खाया है प्लांट को, खुद के लिए यूज कर ली, वो यूज्ड बाय कंज्यूमर होगी। और हिरण के पास यूज करके जो बच गई वो हो गई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो किसके लिए अवेलेबल है ना, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि अपना शेर हो गया, जो शेर हिरण को खाएगा। तो ये पूरा फ्लो है अपना। ठीक है, अब देखो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात की गई है। यहां पे ओशियन की प्रोडक्टिविटी दर्शाई गई है। कैसे दर्शाई गई है, देखो ओशियन जो है वो एरिया है ना, पूरी पृथ्वी अपनी ग्लोब का एरिया तो 70% ले रहे हैं, बट उनकी प्रोडक्टिविटी में परसेंटेज बहुत कम है, लगभग 33% ही है ना। 55 बिलियन टन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। टोटल कितनी है, टोटल 170 है, और टोटल में से सिर्फ है ना 170 में से 55 सिर्फ ओशियन के, और एरिया जितना इतना ज्यादा वो ले रहे हैं। तो बहुत ही गलत बात है, ओशियन से शिकायत अपने को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो डीकंपोजिशन में अपने को ये चीजें पढ़नी है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। अब इसको कैसे पढ़ना है, कैसे कंफ्यूजन से बचना है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इनका फ्लो अपने को याद होना चाहिए, तो उसकी मैट्रिक बताता हूं। देखो फलक तक जाना है हमें देखो हमें आसमान की ऊंचाइयां तो छूनी है ना, जाहिर सी बात है जिंदगी में कुछ तो बड़ा करना है। तो फलक तक, फलक यानी आसमान, फलक तक किसे जाना है भाई, हमें जाना है। तो FLCHM यानी सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग होगी, फिर कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। अब देखिए इनमें होता क्या क्या है, देखो ट्रिक बताता हूं आपको, ट्रिक बताता हूं। जहां पे बैक्टीरिया या फंजाई के एंजाइम्स आ जाएं, जहां भी बैक्टीरिया या फंजाई लिखा आ जाए वो कौन सा स्टेप है, कैटाबॉलिज्म है, पहली बात है। ठीक है, और क्या है, देखो फ्रेगमेंटेशन तो नाम से ही पता लग रहा है, मतलब फ्रेगमेंट यानी स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया है, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया है। किसको, डेट्राइटस को। डेट्राइटस क्या होता है, देखो मान लो कोई प्लांट है या फिर ये कोई एनिमल है, तो कभी ना कभी तो इनकी डेथ हो जाएगी। तो डेथ होगी तो कहां पे गिरेंगे, जमीन पे गिरेंगे, उसी को डेट्राइटस बोलते हैं। फिर अर्थवॉर्म ETC, इसको क्या है, स्मॉलर पार्टिकल में फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे। तो यही अपनी फ्रेगमेंटेशन होती है। तो दो स्टेप क्लियर है। ह्यूमिफिकेशन नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें ह्यूमस की क्या हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है। अब ह्यूमस क्या है, डार्क कलर का अमोर्फस सब्सटेंस है, जो कि हाईली रेजिस्टेंस है, माइक्रोबियल है ना, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए हाईली रेजिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मिनरलाइजेशन। देखो मिनरलाइजेशन तो नाम से ही पता लग रहा है, जो मिनरल्स है, मिनरल्स यानी जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है ना, वो रिलीज हो चुके हैं। अब बच्चा एक लीचिंग में सिर्फ ये याद रखना
है आपको, देखो इस तरीके से याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन है कि प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सोर्ट, ये अपनी पहली लाइन याद रखिए। अब क्या प्रेसिपिटेट हुए हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो इनटू, है ना, गो डाउन इनटू सोइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सोर्ट। तो एक एक, है ना, एक एक पॉइंट से अपने को सारे स्टेप ये याद हो जाने चाहिए। अब देखो ये पॉइंट क्या बोलता है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, मतलब सूरज से जो रोशनी टोटल आई है ना, सोलर रेडिएशन जो आई है उसकी 50% से भी कम क्या होती है, पार होती है। पार यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब पार की अगर आपको है ना वेवलेंथ पूछ ली जाए तो इसकी होती है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। मतलब ये लाइट है जो प्लांट कैप्चर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, बट इसका भी टोटल यूज नहीं करते हैं। प्लांट सिर्फ 2 है ना, पार का प्लांट सिर्फ 2 to 10% यूज करते हैं, बाकी ऐसे ही रहती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर। देखो प्रोड्यूसर तो आपको ना नाम से ही पता लग जाएगा, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, है ना, प्राइमरी प्रोड्यूस करने वाले, है ना। अब वो कहां से प्रोड्यूस करेंगे, मान लो ये सन है तो सनलाइट आएगी, है ना, ये सन है, सनलाइट आएगी और पेड़ पौधे उससे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और वो प्रोड्यूसर हैं। और उनको ऑटोट्रोफ भी आप बोल सकते हो। ऑटोट्रोफ यानी अपना खाना खुद बनाने वाले, सनलाइट का यूज करके। इनको कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर भी बोला जा सकता है। कन्वर्टर कैसे, देखो सोलर एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी जैसे कि एटीपी हो गया, है ना, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम में लिखा गया है एनसीईआरटी में कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में मेजर ऑटोट्रोफ कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स मेजर ऑटोट्रोफ्स होते हैं एक्वाटिक यानी पानी वाले में, समुद्र वमुद्र में। ठीक है, नेक्स्ट हम कंज्यूमर की बात करने वाले हैं। ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है इस तरीके से मत याद रखना, बस कंज्यूमर में आप याद रखना, है ना, डीकंपोजर को अलग से पढ़ना है। कंज्यूमर को आप याद रखना मोस्टली एनिमल्स। कंज्यूमर क्या होंगे, या तो प्लांट्स को खाएंगे, है ना, प्लांट्स को खाएंगे तो वो हो जाएंगे हर्बीवोर हो जाएंगे, और या एनिमल्स को खा जाएंगे वो कार्निवोर हो जाएंगे। देखो डीकंपोजर के बारे में बात करते हैं। डीकंपोजर में क्या आते हैं, अपने बैक्टीरिया और फंजाई, इस तरीके की चीजें आती है। ठीक है, बैक्टीरिया फंजाई। अब ये करते क्या है, मान लो जिस भी चीज को डीकंपोज करना है उसके ऊपर एंजाइम रिलीज कर देंगे। अब एंजाइम रिलीज करने से क्या है, उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डीकंपोज कर देंगे, है ना, फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे। इसको ओस्मोट्रोफी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं, देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी अपने प्लांट्स हो जाएंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर यानी जो पेड़ पौधों को खाएंगे, है ना, पेड़ पौधों को कौन खाएंगे, मान लो हिरण ने खा लिया या और भी कुछ, है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, और टर्शियरी कंज्यूमर यानी जो इसको भी खा जाएगा, है ना। एक तरीके से वही चल रहा है अपना, है ना। प्लांट्स हो गए, हर्बीवोर यानी हर्बीवोर जो प्लांट्स को खाएंगे, कार्निवोर यानी जो एनिमल्स को खाएंगे। टॉप कार्निवोर क्या होता है, टॉप कार्निवोर मतलब भाई इस कार्निवोर को कोई नहीं खा सकता, जैसे शेर है, अब शेर को ऊपर कोई नहीं खा सकता, है ना। ये ट्रॉफिक लेवल है T1 T2 T3 और T4, है ना। यही अपनी फूड चेन बन जाती है। यही क्या बन जाती है, यही तो है अपनी फूड चेन, अब यहाँ पे कुछ चीजें आप ध्यान रखना। देखो फूड चेन के अंदर जो एनर्जी है किस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है ना, प्लांट्स से इस टॉप कार्निवोर की तरफ जा रही है। मतलब फूड चेन के अंदर एनर्जी का फ्लो कैसा है, ओनली यूनिडायरेक्शनल है। ये वाला फ्लो नीचे की तरफ नहीं हो सकता, है ना। अब शेर को, है ना, हिरण शेर को नहीं खा सकता ना, शेर हिरण को खा सकता है, सिंपल सी बात है। और क्या चीज हमें ध्यान रखनी है, 10% का लो याद रखना है, 10% का लो। वो लो क्या बोलता है, मान लो इसके पास एनर्जी थी 1000 जूल थी, तो इसकी 10% ही आगे पहुंचेगी। 10% निकाल दोगे तो कितनी हो जाएगी, 10%, है ना। इसकी 10% कर दो, गुना 10/100 और ये कट जाएगा। इसके पास सिर्फ 100 पहुंचेगी, तो इसकी 10% आगे पहुंचेगी 10 पहुंचेगी, इसकी 10% आगे पहुंचेगी सिर्फ 1 पहुंचेगी, है ना। इस तरीके से पहुंचेगी। तो यही बातें यहाँ पे लिखी गई है दोस्तों कि फूड चेन के अंदर एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, और जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। जाहिर सी बात है, देखो अगर ये फूड चेन मान लो इतनी सी होती, सिर्फ दो ट्रॉफिक लेवल होते तो एनर्जी कितनी होती, 100 जूल। बट ये 4 ट्रॉफिक लेवल पे है तो 1 जूल होगी। तो जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी क्या है, एनर्जी ज्यादा होगी। 10% का लो हम देख चुके हैं। और डीकंपोजर यानी बैक्टीरिया फंजाई को फूड चेन में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि उनका भाई साहब नंबर ही इतना ज्यादा होता है ना, उनका कोई हिसाब ही नहीं बनेगा अपना, है ना। नेक्स्ट हम फूड वेब की बात करने वाले हैं। देखो ये हमने देखी, ये क्या थी, फूड चेन थी, ये फूड चेन थी। अब यहाँ पे फूड वेब क्या होती है, वेब का मतलब क्या होता है, जाल। अब एक से ज्यादा फूड चेन जब प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा बोल लो, है ना, क्या है वो बना देंगी फिर फूड वेब यानी जाल बन जाएगा। मान लो ये एक फूड चेन है, ये दूसरी फूड चेन है, तीसरी फूड चेन, ये चौथी फूड चेन, ये 5 6 7, इस तरीके से जाल बन जाएगा। और ये जाल जितना कॉम्प्लेक्स होगा, मैंने क्या बोला, ये जाल जो है फूड वेब जो बनेगा जितना कॉम्प्लेक्स होगा, स्टेबिलिटी और परमानेंट, है ना, उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, परमानेंट। नेक्स्ट हम पिरामिड्स की बात करने वाले हैं। पिरामिड्स की मैं एनसीईआरटी के पिरामिड्स की मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। अगर खाली ये वाला
पिरामिड ऑफ बायोमास कहाँ पे, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। खाली इसको छोड़ दें अगर तो सारे कैसे हैं, बिल्कुल सीधे हैं, सारे अपराइट हैं। ये भी अपराइट है, ये भी अपराइट है। मैंने बोला ये एक एक्सेप्शन है, ये क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, और ये भी अपराइट है। ये है अपनी ट्रिक एनसीईआरटी के पिरामिड्स की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टैंडिंग क्रॉप। देखो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, उस पर्टिकुलर एरिया में मान लो आपके सामने कोई खेत दिख रहा है, तो उस खेत में लिविंग बायोमास कितना है वो होता है स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है कि वहां पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कितने हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, कैल्शियम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करने वाले हैं। सक्सेशन क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं। मान लो ये एक बंजर इलाका है, यहां पर आज तक, है ना, मान लो आज तक कोई भी स्पीशी नहीं थी, ना प्लांट की ना एनिमल की। ठीक है, अब बंजर इलाका है, मान लो यहाँ पे ये पहली स्पीशी आ गई, पहली स्पीशी आ गई। ठीक है, अब इससे मॉडिफाई होके, इवोल्यूशन होके मान लो 50 साल में ये बन गई, इससे मॉडिफाई होके ये बन गई, इससे मॉडिफाई होके ये बन गई, इससे मॉडिफाई होके ये बन गई। अब फाइनल ये जो मैक्सिमम मॉडिफिकेशन है ये अब स्टेबल हो गई, ये स्टेबल हो गई, और इस काम में कितने साल लग गए, मान लो 100 साल लग गए। तो यही अपना क्या होता है, सक्सेशन होता है कि बिल्कुल बंजर इलाके पे ऐसे ऐसे हो रहा है, और फाइनली ये क्या है, स्टेबल हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो ये स्पीशी जो है वो पहली बार आई थी, तो ये हो जाएगी पाइनर स्पीशी। पाइनर का मतलब ही होता है पहली बार आना, और ये है आखिरी में आई है। आखिरी को क्या बोलते हैं हम, क्लाइमेक्स बोलते हैं। मूवी का क्लाइमेक्स क्या होता है, आखिरी सीन। तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो जाएगी, ये पाइनर कम्युनिटी हो जाएगी। अब एक और बात यहीं पे बता देता हूं मैं आपको, ये तो मैंने बोला बंजर इलाके पे, ये मैंने बोला आपको कंडीशन बताई कहां पे, बंजर इलाके पे बताई। बट अगर ऐसा हो, मान लो यहाँ पे हरा भरा तो नहीं, लाल भरा जंगल था। ठीक है, लाल भरा जंगल था, और यहाँ पे लगा दी किसी ने आग लगा दी, यहाँ पे किसी ने आग लगा दी, और ये ऐसे तबाह हो गया, ये ऐसे तबाह हो गया। मतलब यहाँ पे पहले जंगल था और अब तबाह हो चुका है। अब ये दोबारा से जंगल बनने में जो टाइम लगेगा वो भी एक तरीके का सक्सेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके की चीजें देखी। एक तो बिल्कुल ही बंजर पे आए, है ना, सक्सेशन वो हो जाएगा प्राइमरी सक्सेशन, मतलब यहाँ पहले कुछ भी नहीं था। और एक मैंने अभी आपको बताया कि जंगल था, उसमें आग लगा दी, फिर वो तबाह हुआ, फिर दोबारा स्पीशी आई, फिर क्या है, दोबारा स्पीशी आई। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सक्सेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पहले कुछ ना कुछ था। तो जाहिर सी बात है, आपसे कोई पूछ ले कि प्राइमरी तेज होगा या सेकेंडरी तेज होगा, तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी तेज होगा, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट पहले कुछ तो था, प्राइमरी में तो बिल्कुल ही बंजर था। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, वही है पाइनर स्पीशी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है ना, क्या है वो, है ना, ये पॉइंट मैं अभी बताऊंगा। ये प्राइमरी वाला मैं आपको बता चुका हूँ, सेकेंडरी वाला मैं बता चुका हूँ ना, पहली बार आया, और सेकेंडरी मतलब ना पहले वहां पे कुछ था। ये पॉइंट क्या बोलता है, देखो वो बोल रहे हैं हाइड्राक सक्सेशन, मतलब पानी वाली जगह पे, ज्यादा पानी वाली कंडीशन है, वेट एरिया है। जीराक मतलब ड्राई एरिया है ना। वो क्या बोल रहे हैं, चाहे आप ज्यादा पानी वाली कंडीशन से शुरू करो, चाहे आप कम वाली, है ना, कम पानी वाली कंडीशन से शुरू करो, अल्टीमेटली पहुंचना कहां पे है, मीडियम वाटर कंडीशन पे, है ना। ये हम पॉइंट कर ही चुके हैं। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फाइटोप्लैंक्टन के बाद सबमर्ज्ड, फिर सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, फिर रीड स्वैम्प, फिर मार्श मीडो, फिर स्क्रब सीड, फिर है फॉरेस्ट। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको याद करने की मैं ट्रिक भी बताता हूं। देखो मैं एसएसटी एक सब्जेक्ट होता था ना, एसएसटी, है ना, अपना 5वीं 6ठी 7वीं में एसएसटी होता था, तो मैं उसमें कमजोर था। तो मेरा दोस्त मुझे प्रेफर करता है कि भाई एसएसटी ज्यादा पढ़ा कर, तो वो प्रेफर करता है कि एसएसटी ज्यादा पढ़ा कर। पी से बना फाइटोप्लैंक्टन, आर से अपना क्या बना, रूटेड सबमर्ज्ड, एफ से बना फ्री फ्लोटिंग, आर से अपना बना यहाँ रीड स्वैम्प, और एस से अपना यहाँ क्या बनेगा, एस से बनेगा सेज का मतलब होता है ये मार्श मीडो, और ये एस से स्क्रब बनेगा, और टी फॉर ट्री यानी फिर फॉरेस्ट अपना बन जाएगा। नेक्स्ट हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल करने वाले हैं। इसमें गैसियस साइकिल भी हो सकती है, सेडिमेंट्री भी हो सकती है। गैसियस तो नाम से ही पता लग रहा है गैसेस होंगी, जैसे नाइट्रोजन तो आपको पता ही है ना, एनवायरमेंट में गैस के रूप में पाई जाते हैं, तो नाइट्रोजन साइकिल आ जाएगी। कार्बन साइकिल में CO2 होती है अपनी, तो ये भी गैस हो जाएगी। सेडिमेंट्री यानी नाम से पता लग रहा है, थोड़ी चट्टान जैसी फील आ रही है ना, सेडिमेंटेशन चट्टान जैसी है ना, फॉस्फोरस सल्फर, इस टाइप की साइकिल आ जाएंगी, है ना। तो गैसियस का रिजर्वोयर कहाँ, एटमॉस्फेयर में होता है, जाहिर सी बात है गैस है, और सेडिमेंट्री का अर्थ क्रस्ट में होता है, ये भी लॉजिकल बात यहाँ पे दिख रही है। कार्बन साइकिल में क्वेश्चन कहां से बनेंगे वो मैं बता रहा हूं। देखो क्या बोला गया है, ड्राई वेट यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट, यानी अगर उसमें से पानी निकाल दें तो उसका क्या है 49% क्या होता है, उसकी बॉडी का कार्बन ही होता है, और 71% जो कार्बन है वो ओशियन में डिसॉल्व है। ये एक पॉइंट हो गया। एटमॉस्फेयर में सिर्फ 1% कार्बन होता है, बाकी इसमें से क्वेश्चन बनने लायक एक भी बात नहीं लिखी, थ्योरेटिकल वही है ना 7वीं 8वीं का ज्ञान लिखा हुआ है।
नेक्स्ट हम फॉस्फोरस साइकिल में बात करें तो फॉस्फोरस में कुछ खास बात नहीं लिखी, वही लिखी हुई है कि फॉस्फोरस का काम क्या होता है, हड्डियों में, दांतों में, है ना, सेल्स में, वही बातें। और क्या है, सेलुलर एनर्जी यानी एटीपी में, है ना, और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में तो होता ही है, फॉस्फोलिपिड तो वहां तो फॉस्फोरस होता ही है। तो वही बातें यहाँ थ्योरेटिकल सी बातें लिखी हुई है, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन बनने वाले है ना, बात नजर नहीं आ रही। ये फॉस्फोरस साइकिल है भाई, वही साइकिल में हमेशा वही होता है, घुमा फिरा के आपने को वही चीज मिलेगी। देखो, रॉक मिनरल के पास क्या था, फॉस्फोरस था। अब वो कहां पहुंच गया, सोयल सॉल्यूशन के पास। अब सोयल सॉल्यूशन यानी मिट्टी में पहुंच चुका है, तो मिट्टी से फास्फोरस कौन लेगा, प्रोड्यूसर यानी अब प्लांट उठा लेंगे। अब प्लांट को कौन खा सकता है, कंज्यूमर यानी कोई एनिमल खा सकता है। और इस प्लांट की जब उम्र पूरी हो जाएगी तो ये एक दिन डेथ हो जाएगी, तो डेट्राइटस बन जाएगा। और जिस एनिमल ने इस प्लांट को खाया था उसकी भी तो उम्र पूरी हो जाएगी एक दिन, वो भी टपक जाएगा, वो भी डेट्राइटस बन जाएगा। तो डेट्राइटस से फिर से फास्फोरस कहां, सोयल सॉल्यूशन में। और यही साइकिल चलती रहेगी। नेक्स्ट ये याद करना है, इकोसिस्टम सर्विस है ना, कि इकोसिस्टम से इतनी ज्यादा हम सर्विस ले रहे हैं नेचर से, तो उसके ऊपर प्राइस टैग लगाया है किसने, रोबर कोस्टेंजन ने, ठीक है। और कितना लगाया है कि 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर ईयर की इतनी सपोर्ट हम नेचर से ले रहे हैं। और टोटल कॉस्ट के उन्होंने परसेंटेज भी बांटी है कि 50% सोयल फॉर्मेशन के लिए, लेस देन 10% न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या रिसाइक्लिंग के लिए, और 6% क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए। तो ये चैप्टर हमने बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया है। स्माइली भी जल्दी जल्दी में नहीं बन रही है।